नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज एक कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है उनको ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसको हम कहते हैं कि हीमोडायनामिक डिस्कॉर्डेंस इन ट्विन प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मली मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी, जहाँ पे दोनों बच्चे एक ही प्लेसेंटा को साझा करते हैं, दे शेयर द सेम प्लेसेंटा, और उसी सेम प्लेसेंटा से दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई मिलती है। और जब वो ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो नॉर्मली बराबर बराबर मिलनी चाहिए, जिससे कि दोनों बच्चों का डेवलपमेंट सही ढंग से अच्छी तरह से हो पाए, एक जैसा हो पाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चों की ब्लड सप्लाई में एक डिस्कॉर्डेंस आ जाती है, मतलब कि एक को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है और एक को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। इसको हम हीमोडायनामिक डिस्कॉर्डेंस कहते हैं। और इस वजह से बच्चों के डेवलपमेंट में, दोनों ही बच्चों के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये जो डिस्कॉर्डेंस है ये कई तरह की होती है, जिसको कि मैं आज तो मैं एक कॉमन तरीके से बताऊंगी और उसके बाद आगे आने वाले 3 वीडियोस में इनको अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 प्रकार क्या हैं? पहला है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, TTTS। दूसरा है TAPS, इसको फुल फॉर्म है इसका ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। और नंबर 3 है सीक्वेंशियल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। नाउ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है और TAPS में क्या होता है और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या होता है, ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बताएंगे कि ये चीज़ क्या है और डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस कैसे होगी? एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में। ट्विन प्रेगनेंसी में जहाँ मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है, मतलब जहाँ एक ही प्लेसेंटा है, उसमें अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर 2 हफ्ते पे जब भी ये डायग्नोस होता है कि ये ट्विन्स हैं और एक ही प्लेसेंटा साझा करते हैं, तो हर 2 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सकें कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी में आने वाली हैं। दूसरा है डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी में ये मालूम पड़ता है कि अम्बिलिकल आर्टरीज दोनों बच्चों की जो है उनकी डॉपलर फ्लोज कैसे हैं, उनकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज दोनों बच्चों की, उनके डॉपलर फ्लो कैसे हैं, और जो दूसरी अलग और भी आर्टरीज हैं उनके डॉपलर फ्लो स्टडीज़ कैसे हैं। उनसे हमें ये डिफरेंट टाइप्स का पता चलता है कि ये TTTS है कि TAPS है या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ये एक बहुत बड़ा मार्कर होता है। दोनों बच्चों का अमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, दोनों का बराबर है कि एक का कम है जिस फ्लूइड में बच्चा तैरता है, और या किसी का बहुत ज़्यादा है, ये देखना पड़ता है। बच्चे का मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ट्विन का मूत्राशय दिखाई नहीं पड़ रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, जिससे ये मालूम पड़े कि दोनों बच्चों में हीमोडायनामिक डिस्कॉर्डेंस है। एक को बच्चे को ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, एक बच्चे को कम ब्लड मिल रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, हमारे पास क्या हम कर सकते हैं? पहला तो ये है कि हमें रूटीन बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। हर 2 हफ्ते में तो करना ही है, पर अगर प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं तो कभी कभी हर 1 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है। स्टेज 2 और 3 में जो एक मध्यम स्थिति होती है, वहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लूइड है
तो उस फ्लूइड को हमें बार बार निकालना पड़ता है, और उससे बच्चे को जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है उसको जो नुकसान होने की संभावना है या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना है उसको हम रोक सकते हैं। जब स्टेज 3 और 4 आता है उसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स करते हैं जिसको कि हम कहते हैं फीटोस्कोपिक लेज़र अब्लेशन। मतलब जो एबनॉर्मल वेसल्स हैं जिसकी वजह से दोनों प्लेसेंटास के बीच में, दोनों फीटसेस के बीच में एबनॉर्मल फ्लो जा रहा है, जो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, उन एबनॉर्मल वेसल्स को लेज़र्स के साथ उसको कोगुलेट करके बंद कर दिया जाता है। स्टेज 4 ऐसी आती है, 5 ऐसी आती है जहाँ पे कि बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ ही हो जाती है। एक बच्चे की डेथ हो गई, एक बच्चा जो है वो अभी ठीक चल रहा है। उसमें फिर अगर बच्चे को, दूसरे बच्चे को रिस्क होने लगता है तो फिर हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है तो उसके लिए हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए 28 हफ्ते, 30 हफ्ते, 32 हफ्ते पे बच्चा है और एक बच्चे की डेथ हो गई है तो हमें जल्दी डिलीवरी करानी है तो हम पहले उनको स्टेरॉइड्स देते हैं। एक और बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जहाँ हम ये डिसाइड करते हैं कि एक बच्चे को हम उसका ग्रोथ ही रोक दें। मान लीजिए 16 हफ्ते पर एक बच्चे की ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि अब ये बच्चा जो है आगे बढ़ेगा नहीं, तो फिर हम उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर से उसकी ग्रोथ ही रोक देते हैं। उसके हार्ट में कुछ इंजेक्शंस डालते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ रुक जाए। पर ये डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत एक ऐसा डिसीजन है जिसमें कि पेशेंट, डॉक्टर और बहुत सारे जो लॉज हैं उनको भी ध्यान में रख के ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम किसी बच्चे की ग्रोथ रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। जब भी ऐसे केसेस आते हैं हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एक टर्शरी सेंटर में भेजा जाए जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों बच्चे के लिए भी, और जो भी स्पेशल प्रोसीजर्स हैं जैसे कि फोटोकोगुलेशन वगैरह है वो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे हमें भेजना पड़ता है। हर सेंटर में, हर हॉस्पिटल में इस तरह के केसेस को डील नहीं किया जा सकता। किन केसेस में ज़्यादा रिस्क होता है, जहाँ पे माँ को पहले से हाइपरटेंशन हो या उसको ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ हो या उसको स्मोकिंग की हैबिट हो, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा हमें रिस्क लगता है। या फिर प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, इंसर्शन की, कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ हो, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। और कभी कभी जो फीटल, जो हमें फीटोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, लेज़र प्रोसीजर्स करते हैं, उनकी वजह से भी रिस्क होता है। तो क्योंकि ये रिस्की प्रोसीजर्स होते हैं, ये रिस्की प्रेगनेंसी होती है, इसलिए इनको हमेशा टर्शरी सेंटर्स में ही किया जाता है। तो कभी भी जब अगर आपके किसी पहचान में, आपके घर में किसी भी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं दोनों बच्चों के बीच में, तो उनको किसी बड़े सेंटर में रेफ़र किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अगर आपके परिवार में या आपकी पहचान में किसी को है तो आप उनको प्रॉपर फीटल स्पेशलिस्ट के पास भेजने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।